एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की होगी। जी के, इंग्लिश और नर्सिंग के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से की होगी। और इन 2 दिनों में आप अपनी जी जान लगा दीजिए, जितना कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए। और वीडियो पर आते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। MNS SSC 2023-2024 मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग। क्वेश्चन 1, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑप्शन 3 प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। चलिए, प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो किसमें हेल्प करता है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। 2, which of the following group is more vulnerable to osteoporosis? Options are infants, adolescents, postmenopausal women, none of these. तो ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा चांसेस किसको होने के हैं? इन्फेंट्स को, एडोलेसेंट्स को, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बच्चों 3 सही हो जाएगा, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। Osteoporosis is a bone disease that causes bone to weaken and become so brittle that a fall or even mild stress such as bending over or cuffing can cause a break. समझ आया? एक बोन रिलेटेड डिजीज है ओस्टियोपोरोसिस। ये जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका हार्मोन लेवल ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी से कम होगा, तो जो आपका बोन जो है वो वीक हो जाएंगे और इतनी ब्रिटल हो जाएंगी कि आपको माइल्ड स्ट्रेस, आप हल्का सा मुड़ोगे तब भी आपके बोन्स के टूटने के चांसेस रहेंगे। आप खांसी भी करोगे ना, आपको कफ भी होगा तो उसमें भी आपके बोन्स के टूटने के चांसेस रहेंगे। अब पोस्ट मेनोपोजल वुमेन, आपको पता होगा जब आफ्टर 50 ईयर्स जब एक वुमेन के जो मेनोपोज है वो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाती है, तो उसके बाद ये वाली कंडीशन स्टार्ट होती है, जब एक लेडी को खतरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ बेबी एट बर्थ इज 2 kg। हाउ मच फ्लूइड डज अ बेबी नीड ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड डे रिस्पेक्टिवली? एक बेबी का जिसका वेट बर्थ के टाइम पे 2 kg है, तो उसे कितने फ्लूइड की नीड होगी फर्स्ट और थर्ड डे पर? 40 ml kg पर डे और 50 ml kg पर डे, यानी कि फर्स्ट डे पर 40 ml kg पर डे और थर्ड डे पर 50 ml kg पर डे। 60 ml kg पर डे एंड 100 ml kg पर डे, 50 ml kg पर डे, 70 ml पर kg पर डे, 80 ml पर kg पर डे एंड 120 ml पर kg पर डे। तो जो वेट है बेबी का 2 kg और से कितने फ्लूइड की जरूरत होगी? 60 ml पर kg पर डे एंड 100 ml per kg per day. A child's normal weight is somewhere between 2.5 and 3.5 kg. If the weight is slightly more than 3.5 kg, it is also considered to be normal. Which of the following adverse effect associated with the fetus when mother use drug during pregnancy? अब नीचे जो इफेक्ट्स दिए गए हैं कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मदर है वो ड्रग इनटेक करती है, ड्रग्स लेती है, तो उसके बेबी पर क्या असर पड़ेगा? तो ऑप्शन है प्रीटर्म बर्थ, यानी कि उसके टाइम से पहले बर्थ हो जाना, डिलीवरी हो जाना, अंडर साइज हेड एंड बॉडी, हेड और बॉडी का अंडर साइज रह जाना, फिजिकल माल फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ड्रग यूज कर ले रही है उसकी बच्चे की माँ प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो ये सारी कंडीशंस होने के चांसेस हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। प्रीटर्म बर्थ क्या होता है? प्रीटर्म बर्थ विच इज डिफाइंड एज चाइल्ड बर्थ अकरिंग एट लेस देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशन कैन बी एसोसिएटेड विद मैटरनल ड्रग यूज। अगर जो
एक लेडी है, प्रेग्नेंट है और वो ड्रग यूज कर रही है, तो उसकी जो चाइल्ड बर्थ है वो 36-7 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड से कम में उसके चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज एक्सेप्ट। गेस्टेशनल डायबिटीज होने के फैक्टर्स जो है, इनमें ये 4 फैक्टर्स दिए गए, इनमें से सिर्फ एक फैक्टर है जो नहीं है, ओबेसिटी, एलोपेशिया, फैमिली हिस्ट्री, पीसीओडी। अब गेस्टेशनल डायबिटीज ओबेसिटी से भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है किसी की, और पीसीओडी भी एक फैक्टर है। तो फैक्टर कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन 2, एलोपेशिया। एलोपेशिया, अब एलोपेशिया होता क्या है वो पढ़ेंगे आगे। गेस्टेशनल डायबिटीज इज अ फॉर्म ऑफ डायबिटीज दैट अफेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन। गेस्टेशनल डायबिटीज किसे इफेक्ट करता है, प्रेग्नेंट वुमेन को। Hormonal changes in pregnancy sometimes trigger insulin resistance and prevent the body from using insulin adequately. This lead to an increased level of blood sugar. अब एलोपेशिया क्या है, इज अ मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर हेयर लॉस एंड बाल्डनेस। तो एलोपेशिया क्या हो गया, हेयर लॉस और बाल्डनेस के लिए एक मेडिकल टर्म है जो कि आपके गेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब एलोपेशिया आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं कि एलोपेशिया क्या है, तो मेडिकल टर्म used for hair loss and baldness. Oxygenated blood enter the fetal circulation from umbilical vein via ductus venosus, ductus arteriosus, intrahepatic vein, intrahepatic artery. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन से फेटल की सर्कुलेशन में कैसे एंटर करता है, किस वेन के थ्रू एंटर करता है, तो डक्टस वेनोसस, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ductus venosus. Fetal circulation is the circulatory system of the human fetus which include the umbilical cord and blood vessel within the placenta that carry fetal blood. Next question पर आता है, the process involved in the development of mature ovum is called oogenesis, fertilization, gametogenesis, spermatogenesis. तो डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम, ऑप्शन 1 oogenesis, ठीक है, oogenesis. The process of production of ovum in female is called oogenesis. Oogenesis occur in the outermost layer of the ovary. It is the process by which the female gamete, that is the ovum or egg, are formed. Which of the following factor affect fetal growth during pregnancy? अब एक फेटल की ग्रोथ को कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाइजीन एंड सैनिटेशन, जेनेटिक्स, ऑल ऑफ दी अबव। अब ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपके एक बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहे हो तो भी बेबी की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हाइजीन और सैनिटेशन का भी बेबी की हेल्थ ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ेगा, और अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उसका भी अफेक्ट पड़ता ही है। तो इसका ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, द मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फेटल ग्रोथ। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल बी डिटेक्ट FHR बाय फेटोस्कोप इन प्रेग्नेंट वुमेन। FHR क्या होता है, फेटल हार्ट रेट। अब FHR को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप नहीं फेटोस्कोप होगा। तो जो फेटल हार्ट रेट कब डिटेक्ट होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन में, एट 12 वीक, एट 20 वीक, एट 24 वीक, एट 32 वीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, एट 20 वीक। जब प्रेगनेंसी को 20 वीक हो जाएंगे तब FHR डिटेक्ट किया जाएगा। फेटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द कंडीशन ऑफ द fetus ड्यूरिंग लेबर and delivery by monitoring the fetus heart rate. A fetoscope look like a stethoscope combined with a horn. It is used to monitor fetal heart rate, but it can also detect a heartbeat as early as the 20th week. 20वें महीने में बच्चे की फेटल हार्ट रेट भी डिटेक्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following is not a component of human male reproductive system? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शंस आर सर्विक्स, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल, वास डेफरेंस। तो
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कंपोनेंट नहीं है वो है ऑप्शन 1 सर्विक्स। Cervix is not a component of human male reproductive system. Cervix facilitates the passage of sperm into the uterine cavity. It produces cervical mucus which changes in consistency over the course of the menstrual cycle. Question 11. How does a nurse identify true labor as opposed to false labor? True labor और false labor में एक नर्स जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करती है? Cervical dilation is progressive. Contraction stops when the client walk around. Contraction progress only in sideline position. Contraction occur immediately after the membrane rupture. तो एक नर्स जो है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर को कैसे आइडेंटिफाई करेगी? वो है ऑप्शन 1 सर्वाइकल डायलेशन इज प्रोग्रेसिव। ट्रू लेबर में सर्वाइकल डायलेशन क्या है? वो प्रोग्रेसिव, बढ़ता है, जबकि फॉल्स लेबर में नहीं होता। नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन एक्टिव फेस ऑफ प्रिमिग्रिवेड इज 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। इन केस ऑफ मल्टीपैरे इट इज 1.5 पर आवर। हाउ मच आयरन इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान कितना आयरन की रिक्वायरमेंट होती है एक बॉडी को? 1200 mg, 1000 mg, 1500 mg, 1800 mg। तो कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन 2 1000 mg आयरन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जो आयरन रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में, बेसल आयरन 280 mg, एक्सपेंशन ऑफ रेड सेल मास 570 mg, फेटल ट्रांसफर 200 से 350 mg, प्लासेंटल डेवलपमेंट 50 से 150 mg, ब्लड लॉस एट डिलीवरी 100 से 250 mg। आफ्टर डिडक्टिंग आयरन कंजर्व बाय एमेनोरिया 240 से 480 एडिशनल 500 से 60 mg आयरन इज रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी। If the patient is chronically anemic, then her iron store also stand to be depleted. These necessitated an extra supplement of 500 mg is needed. Thus, total iron supplementation stand at 100,000 mg. ठीक है, 1000 mg। ये टोटल आपकी जितनी भी प्रेगनेंसी के दौरान किस किस टाइम पर आपको जरूरत होगी? बेसल आयरन 280 mg, रेड मास सेल के एक्सपेंशन में कितनी आयरन की जरूरत होगी, प्लासेंटल डेवलपमेंट के टाइम पर कितनी आयरन की जरूरत होगी। तो टोटल मिला के आपको 1000 mg आयरन की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नीड होती है। द टर्म फीटस इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी फॉर अप टू 0 to 2 वीक, अप टू 0 से 4 वीक, अप टू 2 से 8 वीक, बियॉन्ड 9 वीक। तो टर्म प्रेगनेंसी में टर्म फीटस कब यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बियॉन्ड 9 वीक। Fetus in human pregnancy, a baby to be isn't considered a fetus until the 9th week of conception or week 11 after your last menstrual period. एक जो बेबी है उसे फीटस कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक उसका कंसेप्शन के बाद 9th वीक कंप्लीट ना हो जाए या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपका 11th वीक ना चल जाए। After the end of embryonic period, at the end of 10th week of pregnancy, the fetus is now considered a fetus. A fetus is a developing baby that begin in the 11th week of pregnancy. The embryonic period is all about the formation of important system of the body. Question 14. According to WHO, anemia can be defined in a pregnant woman while HB level less than. WHO के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट वुमेन में अनीमिया कब डिक्लेयर किया जाएगा? जब उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना कम होगा? 100 ग्राम पर DL, 11 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL, 13 ग्राम पर DL। तो इसका ऑप्शन 11 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, 11 ग्राम पर DL। तो अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 11 ग्राम पर DL से कम है तो उसे एनीमिक कंसिडर किया जाएगा। In anemia, in pregnancy, blood doesn't have enough healthy red blood cell to carry oxygen to tissue and to the baby. During pregnancy, the body produce more blood to support the growth of your baby. और इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। आप 2 दिन बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। कल एक आपके लिए जीके की लास्ट वीडियो आएगी
आपके एग्जाम से पहले जीके की एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी। सारे टॉपिक का एक मिक्स वीडियो होगी, उसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।